माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 ऑप्टिक्स और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक 9.7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले कैन यू रिकॉल में, मतलब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 159 पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, पहले हम उनका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डज लाइट रिफ्रैक्ट एट अ कर्व सरफेस। जो कर्व सरफेस होता है उसके ऊपर लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होता है ये हमें स्टडी करना है। देखो, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग कर्व सरफेस कंसीडर करते हैं। कर्व सरफेस आइदर कॉन्केव हो सकता है या फिर आइदर कॉन्वेक्स हो सकता है। मान लो इनिशियली मैं कॉन्केव के लिए एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो यहाँ से मैंने एक रे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे ट्रांसफर किया। दूसरा रे मान लो मैंने ऑब्लिकली, मतलब ऐसे कुछ एंगल में एक रे मैंने ट्रैवल किया। अभी देखो, ये रे जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इफ वी इंसिडेंट रे ऑब्लिकली ऑन अ कर्व सरफेस, देन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। तो जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये बेंड होता है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस होगा तो ये लाइट जब यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ये बेंड करेगा। ओके, डिपेंड्स ऑन रेयरर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये बेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, जब ये लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगा तो स्ट्रेट पाथ का लाइट स्ट्रेट पाथ में जाएगा, लेकिन जब हम इसको ऑब्लिकली मूव करेंगे तो ऑब्लिकली मूव करने के बाद ये लाइट बेंड होगा। एक तो इस साइड बेंड होगा, अगर मिरर है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो सकता है, या फिर ये मिरर है तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन मान लो ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो ये भी क्या होगा, बेंड होगा, आइदर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंड्स ऑन। नॉर्मल ये रहेगी इसकी, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। मतलब कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, जब रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो सीधा ऐसे ना जाते हुए वो क्या होता है, बेंड होता है। ये भी सीधा ऐसे जाना चाहिए था बट इट बेंड्स। ओके, व्हाई बेंड, बिकॉज इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट्स व्हाई। अभी यहाँ पे जब ये रे, मान लो एक किसी पॉइंट से ये रेज निकल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से ये रेज निकल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट वो है, इस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे, इस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ, ऐसे बहुत सारे रेज यहाँ से निकलते हैं। तो ये सभी रेज जहाँ पे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट। और वापिस हमें इसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस हम v से डिनोट करते हैं। जब रेज राइट साइड में रहेंगे तो हम इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, जब लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो उसके लिए निगेटिव लेंगे। अगर अप साइड का मेजर करोगे तो पॉजिटिव, डाउन साइड का मेजर करोगे तो निगेटिव। ये सभी साइन कन्वेंशंस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो ये सब बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या लिखना है, when a light is incident on a curved surface obliquely, the ray obeys laws of refraction and changes its path. The ray may get converge or diverge depending on the curvature and the refractive index of the curved surface. वो curved surface का refractive index कैसा है, वो कर्वेचर डाइवर्ज होगा कि कन्वर्ज होगा, वो कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा एंड उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ओके, ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे। ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्टडी किया है, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में, 11th स्टैंडर्ड ही है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, फॉर विच कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस विल हैव निगेटिव फोकल लेंथ। कौन सी कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस की निगेटिव फोकल लेंथ रहेगी वो उन्होंने पूछा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हैं, मान लो हमने ये एक स्फीयर लिया एंड ये एक स्फीयर लिया। ओके, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक स्फीयर है, तो इसका जो इंटरनल क्रॉस सेक्शन है, इंटरनल क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, मान लो मैंने इतना सा पार्ट लिया, इसका मैंने इतना सा पार्ट लिया, मान लो इसको मैं रफ करती हूँ, इतना सा पार्ट मैंने कट कर लिया
और इसका इस साइड का इंटरनल क्रॉस सेक्शन ही लेना है आपको। इतना सा पार्ट मैंने कट किया और ये दो पार्ट्स को हमने कंबाइन किया, इसको मैंने कंबाइन किया, इसको मैंने कंबाइन किया। तो इस ये इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ वन स्फीयर, इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड स्फीयर, या फिर एक ही स्फीयर का हमने ये इस साइड का क्रॉस सेक्शन लिया इंटरनल क्रॉस सेक्शन, इस साइड का इंटरनल क्रॉस सेक्शन लिया एंड ये दो क्रॉस सेक्शंस को हमने कंबाइन किया। तो उससे जो लेंस बनेगी, ये जो लेंस बनेगी ये कौन सी लेंस रहेगी? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस इज विजुअलाइज्ड टू बी इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स और वन स्फीयर। अब इसमें से पास होने वाला लाइट कैसे रहेगा? ये एक लाइट तो सीधा पास होगा जो परपेंडिकुलर रहेगा। मान लो यहाँ से मैंने ऐसे लाइट ट्रैवल किया तो ये बेंड होके वापस यहाँ पे बेंड होगा, यहाँ पे एक बेंडिंग होगा, यहाँ पे एक, दो जगह पे बेंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ भी मीडियम चेंज हो गया है। जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो मीडियम चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो मीडियम चेंज करेगा। सिमिलरली मान लो यहाँ से और एक रे मैंने ट्रैवल किया तो इस साइड बेंड होके वापस इस साइड बेंड होके वापस वो यहाँ पे मर्ज करेगा और जहाँ पे ये रेज मीट करेंगे वहां पे हमें इमेज मिलेगी। तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे अभी यहाँ पे रेज कन्वर्ज हो रहे, तो ये क्या हुआ आपका फोकल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम बोलते हैं इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, तो इसकी फोकल लेंथ ये राइट साइड में, तो मैंने क्या बोला, राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में अगर होगी तो वो निगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और कॉन्वेक्स लेंस हम किसको बोलेंगे? जो मिडल में थिकर है, इसको कहा जाता है मिडल पोर्शन। मिडल में थिकर है, देखो मतलब ज्यादा डिस्टेंस है मिडल का, एंड ये इसको ये पॉइंट जो है इनको पेरीफेरी कहा जाता है। जो लेंसेस मिडल में थिकर होती है एंड इट इज नैरोइंग टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मतलब ये थिकर होके ऐसी नैरो होती जाती है। जब हम पेरीफेरी की तरफ जाते हैं तो देन इट बिकम्स नैरोइंग। यहाँ पे थिकर रहेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा एंड ये पेरीफेरी की तरफ जब जाएगी तब ये ऐसी थिकर बनती जाएगी, सॉरी थिनर मतलब नैरो बनती जाएगी। तो ऐसे लेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस बोलते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज द विजुअलाइज्ड बाय द इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ वन स्फीयर और वी कैन से टू स्फीयर्स। ओके, एंड इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे उन्होंने और एक क्वेश्चन ऐड किया है कि कॉन्वेक्स लेंस निगेटिव कब होती है, तो बताती हूँ मैं निगेटिव कब रहेगी। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस का जो मटेरियल है, ये अंदर का जो इसका मटेरियल है ये रेयरर है, दिस इज रेयरर, और जिस मीडियम में, मान लो हमने एयर में नहीं, अभी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा ही रहेगा, मान लो हमने किसी दूसरे मीडियम में इस लेंस को रखा, जो जिस मीडियम में हमने रखा वो मीडियम एक डेंसर मीडियम है मान लो। ओके, अगर आपने इस लेंस को किसी डेंसर मीडियम में रखा और उसका खुद का जो मीडियम है वो रेयरर है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मीडियम, वो अगर रेयरर है तो ऐसी केस में ये रेज ऐसे डाइवर्ज होते हैं। अगर ये डाइवर्ज हुए तो हमें जो लेंथ मिलेगी, फोकल लेंथ मिलेगी, दैट विल बी निगेटिव, वो लेफ्ट साइड में हमें फोकल लेंथ मिलेगी। ठीक है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसका कॉन्वेक्स लेंस का निगेटिव फोकल लेंथ कब होता है, तो हम बोलेंगे व्हेन लेंसेस ऑफ मटेरियल ऑप्टिकली रेयरर देन द मीडियम इन विच दोज आर केप्ट, देन कॉन्वेक्स लेंसेस विल हैव निगेटिव फोकल लेंथ एंड दे विल डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंसेस उन्होंने पूछा, अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कॉन्केव लेंसेस अगर हमने कंसिडर किया तो कॉन्केव लेंस कैसी होती है? अगर हमने उसका उसी स्फीयर का, मान लो ये एक स्फीयर हमने लिया और ये दूसरा स्फीयर हमने लिया, इस स्फीयर का अगर हम एक्सटर्नल पार्ट लेंगे, कौन सा? एक्सटर्नल पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन लिया, इसका भी मैंने एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन लिया ऐसे, और इसको ऐसे पार्ट को मैंने कंबाइन किया, ये इंटरनल लिया था ना आपने, एक्सटर्नल लिया और ऐसे पार्ट को मैंने कंबाइन किया, तो हमें कुछ ऐसी लेंस मिलेगी, ऐसी। तो ऐसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉन्केव लेंस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रेज ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ से आने वाला रेज यहाँ पे कन्वर्ज होगा, देन ये मीडियम चेंज करेगा, देन यहाँ से आने वाला रेज यहाँ पे कन्वर्ज होगा, तो यहाँ पे ये जो रेज मीट करेंगे इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है इसके पेरीफेरी से लेने वाला डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये क्या रहेगा? निगेटिव। मतलब इसमें फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर आपने इसको किसी डेंसर मीडियम में रखा इस लेंस को तो वो निगेटिव रहेगी। एक याद रखो ये बात,
और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है निगेटिव। ओके, अब देखो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे। कॉन्केव लेंस कैसी होती है, ये मिडल में थीन होती जा रही है और पेरीफेरी में थिकर है। मतलब आप लिखोगे द कॉन्केव लेंस इफ इट इज थिकर एट पेरीफेरी पे थिकर है एंड नैरोज डाउन टुवर्ड्स द सेंटर एंड हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, देन इट इज सेड टू बी अ कॉन्केव लेंस। और ये क्या होती है, कॉन्केव लेंस इज विजुअलाइज्ड टू बी एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का एक्सटर्नल, ये वन स्फीयर का नहीं रहेगा, टू स्फीयर का ही रहेगा, क्योंकि ये पार्ट हमने लिया है इसका ये पार्ट हमने लिया और इसका ये पार्ट लिया, तो एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन लेना है, फिर इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये ऐसी कॉन्केव लेंस मिलेगी। ओके, तो इसका आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, बताती हूं मैं आपको। तो बच्चों आंसर देखो, अ लेंस इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ इट इज थिकर इन द मिडल एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पेरीफेरी according to Cartesian sign conventions, its focal length is positive because it is towards the right side, that's why. Second point आएगा, convex lens is visualized to be internal cross section of two spheres or one sphere or a plane surface. internal cross section लेना है आपको दो spheres का, one sphere का या फिर plane surface का। convex lens is visualized to be internal cross section of two spheres or one sphere. थर्ड पॉइंट आएगा, अ लेंस इज कॉन्केव इफ इट इज थिकर एट पेरीफेरी एंड नैरोज डाउन टुवर्ड्स द सेंटर एंड हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। ओके, ये थर्ड पॉइंट आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, कॉन्केव लेंस क्या होती है, इज विजुअलाइज्ड टू बी एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शंस ऑफ टू स्फीयर्स। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस निगेटिव कब होती है, मैंने क्या बोला, अगर हम जिस मीडियम में रखने वाले हैं वो अगर डेंसर होगा और वो खुद लेंस अगर रेयरर होगी तो कॉन्वेक्स लेंस को निगेटिव फोकल लेंथ मिलती है बिकॉज रेज आर डाइवर्ज। फॉर लेंसेज ऑफ मटेरियल ऑप्टिकली रेयरर दैन द मीडियम इन विच दोज आर केप्ट, देन कॉन्वेक्स लेंसेज विल हैव अ निगेटिव फोकल लेंथ एंड दे विल डाइवर्ज द इंसिडेंट रे। मतलब क्या देखो, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऐसी होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस ऐसी होती है तो रेज डाइवर्ज कैसे होंगे, ये रे आने वाला यहाँ से यहाँ डाइवर्ज होगा, फिर ये यहाँ से आने वाला यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होंगे, तो इनका जो पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा उसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। ऐसे डाइवर्ज होते हैं रेज, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अभी लास्ट कुछ देर पहले मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे मत दिखाओ। क्या करना है, ये रे यहाँ से आया तो ये इस साइड कन्वर्ज ना होते हुए इस साइड डाइवर्ज होगा, मतलब इस साइड जाएगा इस साइड जाएगा, आने वाले सभी रेज एक तो इस साइड एक तो इस साइड ऐसे डाइवर्ज होंगे। तो यहाँ पे इनका सबका जो पॉइंट मिलेगा, इन सबको कंबाइन करके जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको हम फोकल पॉइंट, तो वो कौन सी साइड में फॉर्म हो रहा है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग निगेटिव फोकल लेंथ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मान लो ऐसी बहुत सारी लेंसेस हमने कॉम्बिनेशन में रखी, मान लो मैंने ये एक लेंस इस लाइन में है, ऐसी बहुत सारी लेंसेस, सेकेंड लेंस, थर्ड लेंस, फोर्थ लेंस, ऐसे कॉम्बिनेशन में लेंसेस हमने रखी। लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारी लेंसेस रखी, तो उनकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो इनकी जो फोकल लेंथ रहेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/f इज इक्वल टू फर्स्ट लेंथ की फोकल लेंथ, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ, थर्ड लेंस की फोकल लेंथ, इन सब का रेसिप्रोकल एंड सो ऑन। ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर ज्यादा लेंसेस हमने कांटेक्ट में रखी तो हमें उनकी फोकल लेंथ का ये रिलेशन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, मान लो अगर हमने दो लेंस डी डिस्टेंस पे रखी, फॉर टू लेंसेस केप्ट डिस्टेंस डी अपार्ट, दो लेंसेस हमने डी जितने डिस्टेंस पे रखी, तो उसका हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइड बाय f1 इंटू f2, ये फॉर्मूला मिलेगा। दो लेंसेस के लिए ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ लेंसेस के लिए ये फॉर्मूला। सिमिलरली मान लो अगर हमने लेंसेस को कॉम्बिनेशन में रखा तो उनकी पावर पे क्या अफेक्ट होगा, तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे फोकल पावर का। फोकल पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ को, मतलब फोकल पावर
एंड फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है 1/f, p इज इक्वल टू 1/f। तो p हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू मिलेगा p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। इसको हम समेशन ऑफ pi ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये फोकल पावर बहुत सारी लेंसेज के लिए, मतलब लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये इसके लिए पहला, इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा पावर का। और फोर्थ, अगर हमने डिस्टेंस d पे रखा 2 लेंसेज के लिए, फोकल पावर क्या रहेगी, 2 लेंसेज फोकल पावर वो क्या रहेगी, देखो 1/f1, 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, p इज इक्वल टू 1/f1 इज p1 प्लस 1/f2 इज p2 माइनस d इंटू 1/f1 के लिए p1 इंटू p2, f2 के लिए p2, क्योंकि 1/f जहां पे है वहां पे हम p लिखेंगे। अब यहाँ p1 p2 p3 ऐसे लिखेंगे, और इसके लिए ये p रहेगा, ये p1 p2 माइनस d एज इट इज रहेगा 1/f1 के लिए p1 1/f2 के लिए p2। तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा। मैंने बहुत सारी लेंसेज हम कांटेक्ट में रखते हैं, और 2 लेंसेज के लिए ये यूज करेंगे, पावर के लिए ये यूज करेंगे, 2 फोकल पावर्स के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे 4 फॉर्मूले से टोटल आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो बच्चों, हमें एक लेंस मेकर इक्वेशन फॉर्म करना है, डिराइव करना है। तो उसके लिए पहले हम ये पॉइंट देखेंगे, उसके बाद लेंस मेकर इक्वेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, देखो हमने एक स्पेरिकल सरफेस लिया कुछ ऐसे, इसकी डायग्राम पहले ड्रॉ करनी होगी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने एक स्पेरिकल सरफेस लिया, इसको हम नाम देते हैं कुछ, तो भी एक काम करते, पहले हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि पोल में से ट्रैवल करता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस को हम नाम देते हैं, दिस इज x, दिस इज o एंड दिस इज x डैश, ऐसे हम लोग इसको नाम देते हैं। इसको o नहीं नाम देते, इसको हम p नाम देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम o बोलने वाले हैं। और मान लो ये y, p एंड y डैश, तो ये y p y डैश एक स्पेरिकल सरफेस है। कंसीडर, ऐसे ही लिखो, कंसीडर y p y डैश बी द स्पेरिकल सरफेस, और इसके ऊपर हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं यहाँ पे, स्पेरिकल सरफेस। इस स्पेरिकल सरफेस के आगे यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखती हूँ जिसको मैं नाम देती हूँ O। ओके, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल हो रहा है, दिख रहा है, एक मिनट, ओके अभी दिखेगा। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इसके ऊपर हम लाइट फॉल करेंगे। लाइट फॉल करने के बाद एक रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होगा, तो वो सीधा 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 यहाँ पे जाएगा। ओके, दूसरा रे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एंगल में लिया, ऑब्लिकली इसके ऊपर फॉल हुआ। अब जब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, बेंड करेगा। बेंड करने के बाद ये यहाँ से यहाँ पे मीट हुआ मान लो, तो ये जहाँ पे मीट होगा ये ऐसे बेंड हुआ, यहाँ से जाने के बाद सीधा इस वन मीडियम से दूसरे मीडियम में तो रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने की वजह से बेंड होगा, और बेंडिंग के बाद मान लो वो यहाँ पे मीट हुआ। ओके, अब ये एक कर्व सरफेस है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि नॉर्मल रहेगी उस सरफेस को, ये परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये मैंने ड्रॉ की, यही क्या है, इस सरफेस की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये एंगल लिया, दिस एंगल इज टू बी अल्फा, और ये जो एंगल है मान लो ये एंगल हम लेते हैं, दिस एंगल, यहाँ से रे यहाँ गई, तो इस एंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं ग्यामा। ओके, ये एंगल जो है दिस इज ग्यामा, एंड यहाँ का जो एंगल है इसको हम कंसिडर करते हैं बीटा। ओके, यही एंगल्स आपके बुक में दिए, वही एंगल्स में ले रही हूँ। उसके बाद देखो रे यहाँ से ट्रैवल किया, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, क्योंकि ये रे और जहाँ पे रेज मीट करते हैं वहां पे इमेज फॉर्म होती है, तो ऑब्जेक्ट और ये इमेज, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इमेज तक का, उसको हम V से डिनोट करेंगे। राइट साइड में है तो हम इसको +V बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय U। ओके, तो ये सभी डिस्टेंसेस हमने कंसीडर किए। अब इसको नाम देते हैं, मान लो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया A। ओके, ये P पॉइंट, ये C पॉइंट, इसको हम I बोल रहे हैं,
और कौन सा पॉइंट बाकी रहा? नथिंग। देखो यहाँ पे 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगी, राइट ना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक मान लो दिस इज R1, ये क्या है आपका R1, और या इसको मैंने कहा R2, इसको R2 कहा, इसको R1 कहा, और ये जो है ये तो रहेगा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कैपिटल R। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 मीडियम है, एक एयर मीडियम और दूसरा ये डेंसर मीडियम। मान लो उसका पहला जो मीडियम है उसको हमने नाम दिया N1 एंड N2 बी द, ये क्या है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस 2 मीडियम, जहां से ये स्पेरिकल सरफेस क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे सबकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। P क्या है, यहाँ पे पोल है, एंड x डैश x डैश px, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है जो रिलेट करता है ऑब्जेक्ट को, इमेज डिस्टेंस को एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को, आर को, तीनों को रिलेट करता है, ऐसा रिलेशन हमें यहाँ पे निकालना है। उसके बाद यहाँ पे जो N1 है इट इज वेरी लेस देन N2, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। उसके बाद अल्फा, बीटा एंड गामा, ये क्या है, एंगल्स, किसके एंगल्स है, एंगल मेड बाय, ये कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे ने बनाया अल्फा। देन ये क्या है, नॉर्मल, जिसने बीटा बनाया इंसिडेंट रे, कॉमा बीटा किसने बनाया, नॉर्मल, एंड गामा किसने बनाया, दिस गामा इज रिफ्रैक्टेड रे। सो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर अल्फा, बीटा, गामा। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सा, अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं उसको। एक्सटीरियर, बताती हूँ क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किसके लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, पहले इस ट्रायंगल के लिए, ए, अगर आप ऑब्जर्व करो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOP, नहीं AOC, ये ट्रायंगल देखो AOC, एंड कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACI, ट्रायंगल ACI, तीनों, दोनों में देखो ये ट्रायंगल अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इसका इंटरनल एंगल है, ये इसका इंटरनल एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली ACI, इसमें ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है कि जो बाहर का एंगल होता है वो 2 एंगल्स की एडिशन होता है, मतलब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, R प्लस अल्फा, R प्लस गामा, सॉरी R प्लस ये गामा है। ओके, तो इससे हमें R क्या मिलेगा, देखो R, देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये गामा इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे हमें I मिल गया एंड यहाँ पे हमें R मिल गया। ये दोनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। I क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, एंड R इज इक्वल टू मिलेगा बीटा माइनस गामा। तो ये दोनों एंगल आपको याद रखने हैं। अब देखो ये सभी रेज जो है, ऑल रेज आर पैराक्सियल, ऑल रेज आर पैराक्सियल, ये सभी पैराक्सियल रेज है। इसका मतलब क्या कि दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब रेज छोटे रहेंगे तो हमें रिलेशन लेना है, कौन सा, रेज आर वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू हमें थीटा मिलता है। अगर साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा है, इसका मतलब साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई रहेगा, नियरली इक्वल टू आई रहेगा, नियरली इक्वल, स्मॉल एंगल्स के लिए ये रिलेशन वैलिड है। एंड साइन आर जो है दैट इज नियरली इक्वल टू आर हमें मिलेगा, जब कब एंगल बहुत ही छोटे होंगे तो। ओके, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आर्क कंसीडर करते हैं, आर्क के लिए अल्फा बीटा गामा एक्सप्लेन करते हैं। सो अल्फा बीटा एंड गामा कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये रिलेशन बाद में यूज करने वाले हैं, ये सभी रिलेशन जो हम यूज करने वाले पहले लिख लिया मैंने। अल्फा बीटा एंड गामा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, कौन सा, देखो एक्सप्रेस्ड
एज कि प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब क्या, देखो प्लेन एंगल क्या होता है, मान लो इसको मैंने एक सर्कल कंसीडर किया ऐसा, तो इसका जो ये एंगल रहेगा इसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। तो ये प्लेन एंगल, इसकी आर्क, ये आर्क रहेगा और ये क्या रहेगी इसकी रेडियस। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। वैसे अल्फा, अल्फा के लिए आर्क कौन सा आएगा, ये पी ए इसका आर्क रहेगा एंड R1 इसकी क्या रहेगी रेडियस। सिमिलरली बीटा के लिए ये ए सी इसका आर्क, सॉरी ए पी इसका आर्क रहेगा और ये इसकी रेडियस रहेगी। सिमिलरली गामा के लिए भी पी ए यही आर्क रहेगा और ये इसकी, मतलब देखो अल्फा के लिए भी यही आर्क है, बीटा के लिए भी यही आर्क है, गामा के लिए भी यही आर्क है। तीनों के लिए आर्क सेम है लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। इसकी रेडियस हमने R1 ली है, इसकी रेडियस हमने R2 ली है एंड इसकी जो है वो क्या रहेगी, V रहेगी। तो तीनों के लिए जो रेडियस है वो अलग अलग रहेगी। अब इसको R1 मत कहो क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है U, ये R1 की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलेगा। ये R2 की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे R ले सकते हैं और I के लिए हम +V, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे अप्लाई करना है, मैं इधर लिखती हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ी जगह है तो लिख लेते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे। तो देखो अल्फा हमें क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन सा है इसके लिए, AP, आर्क AP डिवाइड बाय इसकी रेडियस क्या रहेगी, इस साइड में है तो ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, -u, रेडियस इसकी u रहेगी। उसके बाद बीटा, बीटा को हम क्या लिखेंगे, आर्क, बीटा का आर्क कौन सा है, ये भी आर्क AP डिवाइड बाय इसकी रेडियस क्या है, दैट इज r, ये राइट साइड में है मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली गामा के लिए कौन सा आर्क रहेगा, आर्क AP, सेम आर्क डिवाइड बाय इसकी रेडियस क्या रहेगी, दैट इज +v, ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा अभी हमें मिल गए। अब हम लोग मेन फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जब रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये y डैश थोड़ा ऊपर लिखते हैं। स्नेल्स लॉ रहेगा n1 sin i इज इक्वल टू क्या होता है, n2 sin r, ये स्नेल्स लॉ है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया। अब देखो मैंने क्या बोला कि साइन आई जो है नियरली इक्वल टू आई है, साइन आर नियरली इक्वल टू आर है, तो हम n1 इंटू आई लिख सकते हैं इज इक्वल टू n2 इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बहुत ही छोटे हैं। छोटे एंगल्स के लिए ये रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आई हमने निकाला कितना है, अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी n1 इंटू आई की जगह पे अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली n2 इंटू आर की जगह पे बीटा माइनस गामा। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। अब देखो जो बीटा की टर्म्स है उनको हम एक जगह ले सकते हैं, यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, तो बीटा की टर्म्स को एक जगह ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। तो ये बीटा की टर्म जो है उसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या मिलेगी हमें, ये इस साइड शिफ्ट किया तो n1 बीटा माइनस, दिख रहा है, n1 बीटा माइनस n2 बीटा इज इक्वल टू, ये इस साइड शिफ्ट करो, ये माइनस है, n1 अल्फा अगर इधर शिफ्ट किया तो वो माइनस n1 अल्फा बनेगा, ये माइनस n2 गामा बनेगा। तो अभी ये सभी साइन अगर माइनस से प्लस करने हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को। अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। तो मैं इसको पहले लिखती हूँ n2 माइनस n1 और मैं बीटा कॉमन निकालती हूँ, ये माइनस का प्लस बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो। सिमिलरली ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा n1 अल्फा, ये प्लस बनेगा n2 गामा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा की टर्म्स हमने निकाली है वो यहाँ पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, देखो n2 ये एज इट इज रहेगा, n2 माइनस n1, बीटा की जगह पे हम पुट करेंगे आर्क PA या फिर AP, आर्क AP डिवाइड बाय R बीटा, ओके, इज इक्वल टू n1 इंटू अल्फा क्या है, आर्क AP डिवाइड बाय माइनस u प्लस n2 इंटू गामा क्या है, आर्क AP डिवाइड बाय
v। ओके, अब देखो यहाँ पे आर के पी सब में कैंसिल हो सकता है, तो मैं इक्वेशन इस साइड लिखती हूँ, आर के पी कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इस साइड n2 माइनस n1 बचा, यहाँ n1 माइनस u, यहाँ n1 डिवाइड बाय माइनस u, n2 डिवाइड बाय v। तो ये टर्म हम पहले लिखेंगे, माइनस की टर्म बाद में लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, n2 माइनस n1 इंटू r डिवाइड बाय r, यहाँ डिवाइड बाय r मतलब 1/r आएगा, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे n2 डिवाइड बाय v जो है, ये n2 डिवाइड बाय v जो है पहले लिखती हूँ, n2 डिवाइड बाय v माइनस ये n1 डिवाइड बाय u। तो देखो ये जो रिलेशन है ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज r। n2 माइनस n1 1/r इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय v माइनस n1 डिवाइड बाय u। तो ये तीनों का रिलेशन हमें दे रहा है, वही हमें चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो ऊपर हमने टाइटल क्या दिया है, एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, एक मिनट, एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम आप प्रॉपरली निकालो, सेम इसी सीक्वेंस से लिखो। इसमें आई पहले निकालो, बीटा पहले आर पहले निकालो, उसके बाद साइन आई इज इक्वल टू आई लिखो, आर इज इक्वल टू आर लिखो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल लो, प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज करके स्नेल्स लॉ अप्लाई करो एंड देन सॉल्व करो। फाइनल आंसर आपका यही आना चाहिए, n2 माइनस n1 इंटू 1/r इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई v माइनस n1 डिवाइड बाई u। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है लेंस मेकर इक्वेशन। ओके, तो बच्चों ऑलरेडी वीडियो हमारा 30 मिनट्स का बन चुका है। इसका एक अजम्पशन है वो हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर इक्वेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो बच्चों इसमें एक अजम्पशन हम लोग देखेंगे। अजम्पशन देखो क्या है, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, द टू रेज कंसिडर्ड आर अज्यूम। यहाँ पे हमने दो ही रेज कंसिडर किए थे, तो वो जो दो रेज है वो पैराक्सियल होने चाहिए, thus making the angle subtended by incident ray, normal and refracted ray with the principal axis very small। तो वो दोनों रेज हम पैराक्सियल कंसिडर करेंगे ताकि वो जो एंगल बना रहे अल्फा बीटा गामा वो बहुत ही छोटे रहेंगे। ऐसे हम लोग उसको, ये अजम्पशन हम इसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड हम लोग ये रिलेशन डिफाइन करते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, दैट इज लेंस मेकर्स इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। तो 9.7 के दो पार्ट्स बनेंगे आई थिंक सो। अभी इसी लेक्चर में लेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, सो इट्स बेटर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। सो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।